गाइस, वेलकम टू फैनक्राफ्ट। तो आज मैं आपको जो कोर्स सिखाने वाला हूँ वो है बुके प्रिजर्वेशन यानी कि फ्लावर प्रिजर्वेशन। तो ये वर्माला कोर्स से कैसे अलग है, जैसे कि आपको वर्माला में एक वुडन फ्रेम होता है, उसमें आप कलर्स डालते हो, फोटोज डालते हो। तो ये जो प्रिजर्वेशन है इसमें हम सिलिकॉन मोल्ड का यूज करेंगे, जिसमें हेक्सागन, स्क्वायर और सर्कल शेप्स आते हैं। तो इससे आप कोई भी, अगर आपको समझो कोई लव्ड वन ने आपको कोई रोज गिफ्ट किया है या किसी मेमोरी एक फ्लावर या एक बुके के साथ जुड़ी हुई है, तो उसको अगर आप ऐसे ही रख दोगे तो वो रॉट हो जाएगा, यानी वो मेमोरी आप प्रिजर्व नहीं कर सकते। बट विद द रेजिन कास्टिंग आप उसको फॉरएवर के लिए प्रिजर्व कर सकते हो। तो वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ विद द स्टेप बाय स्टेप मेथड कि आपको पहले फ्लावर्स को ड्राई कैसे करना है, फिर उसको प्रॉपरली प्लेस कैसे करना है, उसको फिनिश कैसे करना है, और उसके बाद अगर आपको चाहिए तो आप उनका डेट, नेम या हैशटैग या ऐसा कुछ भी हो तो उसमें आप इनकेस कर सकते हो। तो आपको जैसे मार्केट में बहुत सारे फ्लावर्स मिलते हैं, हर एक फ्लावर का एक अलग ड्राइंग टाइम होता है कि अगर आप समझो ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते कि रोज 2 to 3 डेज में ड्राई हो जाता है। तो कंपेरेटिवली अगर कोई और फ्लावर है, जैसे कि ये फ्लावर है, तो इसको 4 to 5 डेज लगते हैं। जैसे सनफ्लावर है तो उसको 6 to 7 डेज लगते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन कौन सा फ्लावर है उसके हिसाब से उसका ड्राइंग टाइम डिसाइड होता है। बट इन सबका प्रिजर्वेशन मेथड्स अलग अलग हैं। कुछ लोग जो अपना नेचुरल मेथड है, जैसे कि फ्लावर्स को उल्टा लटका के रख देते हैं एक डार्क प्लेस के अंदर, तो वो मेथड से फ्लावर्स ड्राई तो हो जाएंगे बट कलर्स मिस हो जाएंगे, मतलब उसके जो कलर्स है वैसे का वैसा प्रिजर्व नहीं होगा। सेकेंड मेथड है कि उसको लोग अवन में डालते हैं ताकि उसका हीट से वो जो वाटर है वो वेपराइज हो जाए और ये ड्राई हो जाए। तो वो भी मेथड सक्सेसफुल है, बट देन अगर आपको टेम्परेचर आपको एकदम एक्यूरेटली देखना पड़ेगा, आपको कांस्टेंट नजर के सामने रखना है, आपका जो टाइमिंग है वो भी काफी मैच करना है, तो वो मेथड भी आप कर सकते हो। बट उससे भी चांसेस है कि फूल का जो शेप है वो बिगड़ जाए। तो जो फर्स्ट मेथड है उसमें कलर बिगड़ सकता है, सेकंड मेथड में शेप बिगड़ सकता है। इसके लिए जो थर्ड मेथड है जो हम यूज करेंगे सिलिका जेल के साथ, इसमें आपका शेप भी प्रॉपर रहेगा और जो उसका कलर है वो भी प्रॉपर रहेगा, ताकि आपका जो मेमोरीज है वो, जैसा इनकेस अगर समझो अगर आज मैंने कुछ बनाया है कास्टिंग के साथ, तो अगर समझो मैंने आज वो कास्टिंग बनाया है तो मैं 6-7 साल के बाद भी अगर देखूं तो वो कास्टिंग में जो फ्लावर्स है वो वैसे के वैसे दिखने चाहिए। अगर वो फ्लावर्स रॉट हो जाता है, अगर व्हाइट फ्लावर ब्राउन हो जाएगा या डार्क कलर का हो जाएगा, then there is no use कि उसको मैं प्रिजर्व किया, बिकॉज जो वो दिख रहा था स्टार्टिंग में इट इज कम्प्लीट डिफरेंट फ्रॉम द फ्लावर दैट इज ड्राइड नाउ। तो उसके लिए हम जो सिलिका जेल का मेथड है वो यूज करेंगे। इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि फ्लावर्स को प्रिपेयर कैसे करते हैं ड्राइंग के लिए। तो इसमें काफ़ी सारे स्टेम्स होते हैं, लीव्स होते हैं, तो हम उसको अलग कैसे करेंगे। और अगर आपको चाहिए तो यूजुअली अगर हमको कुछ कास्ट करना है तो हम यूज़ करते हैं सिर्फ टॉप का पार्ट, पर अगर आपका क्लाइंट आपको बोलता है कि आपको फुल फ्लावर को प्रिजर्व करना है तो एज इट इज स्टेम के साथ आपको उसको प्रिपेयर करना है, ताकि हम उसको सिलिका जेल के अंदर इनकेस कर सकें। अभी आपको फ्लावर्स प्रिपेयर करने के लिए क्या क्या मटेरियल लगेगा। यूजुअली आपको सिर्फ एक कटर लगेगा, और आपको जो बुके आया है या फ्लावर्स जो अगर आप मार्केट से लेके आए हो तो आपको फ्लावर्स लेना है। अभी कुछ कुछ फ्लावर्स का स्टेम नहीं होता है, जैसे कि ये वाले फ्लावर्स। बट अगर समझो आपका रोजेस है या एस्टर है या ऐसा पेरिविंकल्स है, तो उसके लिए आपको क्या करना है ना, पहले आपका ये जो नॉड है इसका, वहां से आपको उसको कट कर देना है, स्टेम्स को अलग कर देना है। अगर रोज है, अब इसमें रोज है ये क्लोज्ड है, फॉर्मेशन में है, अगर आपको इसको ओपन करना है तो आपको सिर्फ इसके जो एजेस हैं, यानी जो ये पार्ट है, इस पे आपको सिर्फ हल्का हल्का प्रेस करना है और उसको ओपन करना है। इससे क्या होगा कि रोज के जो पेटल्स हैं वो ओपन हो जाएंगे और वो काफी ब्लूम्ड और फ्रेश दिखेगा। इसके बाद आपको इसका नॉड से इसको कट कर देना है। अभी अगर समझो आपको एक बंच ऑफ फ्लावर्स है तो इसमें भी आपको नॉड से उसको अलग अलग कर देना है। ये सारे फ्लावर्स भी अलग हो चुके हैं। ये सेम फ्लावर है बट सिर्फ इसका कलर वाइट है। ये अगेन वाइट रोज है।
इसको भी हम थोड़ा सा उसको ओपन करेंगे। अभी अगर आपको चाहिए तो इसमें से जो पेटल्स खराब हो चुके हैं उसको आपको निकाल देना है, या आपको लगता है कि वो एस्थेटिकली अपीलिंग नहीं लग रहे हैं, या कभी कभार प्लास्टिक के पैकेज के अंदर आते हैं कुरियर्स के अंदर, तो वो थोड़े से रॉट हो जाते हैं या डार्क होके या ड्राई हो जाते हैं, तो आपको उनको निकाल देना है। अभी अगर आपका क्लाइंट आपको बोलता है कि मुझे लीफ भी चाहिए, तो पॉसिबली लीफ की अगर क्वालिटी अच्छी है तो वो वाले लीफ को कट करके अलग रख दो। अगर आपको कटर यूज करना है तो कटर यूज कर सकते हो, या तो आप सीजर इज अ गुड ऑप्शन। इसमें कैसा है, अगर आपका कट करते वक्त हाथ पे लग सकता है तो ट्राई कीजिए कि सीजर यूज कीजिए, बट इफ यू आर अ प्रोफेशनल देन यू कैन गो फॉर अ कटर। अभी जैसे ये काफ़ी इसमें स्पॉट्स आ चुके हैं और ख़राब हो चुका है, तो मैं ये यूज़ नहीं करूँ। इसके अंदर भी ये वाला ख़राब है, ये वाला एक अच्छा है, ये भी ख़राब है, ये भी ख़राब है। तो हम इसमें से 3-4 जो लीफ आए हैं वो यूज़ करेंगे। इसके भी ये वाले लीफ बहुत अच्छे हैं, तो हम ये यूज़ करेंगे। इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि हमको फ्लावर्स को कैसे सिलिका जेल के अंदर डालना है और कैसे उसको ड्राई करने के लिए उसको रख देना है। तो जैसे मार्केट में बहुत टाइप्स के सिलिका जेल आते हैं, कुछ वाइट कलर के होते हैं, कुछ बीट फॉर्म्स में होते हैं और कुछ ब्लू कलर के होते हैं। तो आज हम जो यूज़ करने वाले हैं वो है इंडिकेशन वाला ब्लू सिलिका जेल। इसका फीचर क्या है कि जैसे अगर आप ब्लू कलर का ये फॉर्मेशन में आता है, जैसे अगर आप नया एक बॉक्स लेते हो या बाय करते हो तो ब्लू कलर में होता है। द मोमेंट आप उसको एक एयरटाइट कंटेनर में पोर करोगे, फ्लावर्स ड्राई हो जाएंगे तो व्हाइट से लेकर वो लाइट पिंकिश कलर में हो जाता है। तो उसका मतलब वो सिलिका जेल यूज हो चुका है और उसने मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लिया। उसको रीयूज करने के लिए आपको उसको वापस अवन में डालना है। जैसे आप अवन में डालोगे वो वापस ब्लू टर्न हो जाएगा। तो ये इंडिकेशन आपको हेल्प करता है कि आपका सिलिका जेल में कैपेसिटी है मॉइस्चर अब्जॉर्ब करने के लिए या नहीं। हम ये जो फ्लावर्स हैं उसको सिलिका जेल के अंदर डालेंगे कैसे, इसका भी एक टेक्निक होता है। आपको एक एयर टाइट कंटेनर लगेगा। अभी जैसे अगर आप डायरेक्टली डाल दोगे और उसके बाद सिलिका जेल डालोगे तो चांसेस है कि वो नीचे का ड्राई ना हो। तो हमें क्या करना है, पहले एक लेयर बना देना है सिलिका जेल का। जैसे मैंने आपको बताया ये ब्लू कलर का सिलिका जेल है। अभी ये प्रोसेस करते वक्त आप देखोगे आपको थोड़ा सा एक डस्ट फॉर्मेशन निकलता है। आपको इसको इनहेल नहीं करना है और ये टाइम पे आपको मास्क पहनना है। अभी मैं मास्क नहीं पहन रहा हूँ कॉज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ और मैं कुछ बताने वाला हूँ। तो अगर मैं मास्क पहनूंगा तो आपको ऑडियो प्रॉपर नहीं आएगा। फिर जैसे अगर कोई फ्लैट फ्लावर्स है तो आप पहले वो डाल सकते हो अंदर। सिलिका जेल क्या करता है ना, जैसे अगर आपने एक लेयर डाला है तो अगर आपको फ्लावर्स को सीधा रखना है तो वो हेल्प करता है उसको प्रॉपर्ली स्टैंड करने के लिए। जैसे हमारे ये बॉक्स के अंदर 3 फ्लावर्स फिट हो रहे थे तो हमने वो एक प्रॉपरली थोड़ा सा डिस्टेंस रख के उसको सेट किया है। फिर हम क्या करेंगे, सेंटर से हम डालना चालू करेंगे ताकि जो फ्लावर्स हैं वो सेंटर से ऐसे करके फैले। अगर हम साइड में डाल देंगे तो हो सकता है कि उसके पेडल्स फोल्ड हो जाए। तो हम सिलिका जेल पहले हर एक फ्लावर के सेंटर में थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। फिर आपको उसको स्लाइडली स्लाइडली फिल कर देना है।
जैसे अभी फ्लावर विजिबल नहीं है, यानी आपका पूरा का पूरा जो फ्लावर है वो अंदर ढक चुका है। अभी हम छोटे छोटे फ्लावर्स चाहिए तो कॉर्नर्स में डाल देंगे ताकि हमारा स्पेस वेस्ट ना हो। फिर अगर आपको रोज अगर आपका इंटैक्ट है, यानी जैसे ये वाला जो रोज है ये क्लोज स्ट्रक्चर में है, तो इसको हम एक स्टैंडिंग पोजीशन में अच्छे से फिट करेंगे और जब हम सिलिका जेल डालेंगे इसके अंदर हम डालेंगे ताकि अंदर का पार्ट भी ड्राई हो जाए। अगर आप इसको छोड़ देते हो और अगर सिर्फ बाहर डाल देते हो तो अंदर का पार्ट 3 या 4 दिन के बाद निकालने के बाद भी वो वेट रहेगा और हो सकता है कि वो रॉट होना स्टार्ट हो जाए। ये वाले रोज को हम थोड़ा सा उसको ओपन करेंगे। सेंटर में सिलिका जेल फिल करने से क्या होता है, जो रोज का शेप है वो भी इंटैक्ट ही रहेगा और जैसा आपको शेप चाहिए वैसा ही रहेगा। अब ये जो थोड़ा स्पेस बचा है, आप चाहिए तो आप उसमें लीफ रख सकते हो। आपको जैसे शेप में चाहिए, अगर मुझे फ्लैट चाहिए तो मैं उसको लीफ को फ्लैट रखूंगा ताकि वो ड्राई होने के बाद भी फ्लैट ही रहे। पहले मैं लीफ को कवर कर लूंगा और बाकी जो बचा हुआ सिलिका जेल है उससे फ्लावर्स को कवर कर दूंगा। तो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि हमको फ्लावर्स को कैसे सिलिका जेल के अंदर डालना है और कैसे उसको ड्राई करने के लिए उसको रख देना है। तो इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ कि हमको फ्लावर्स को कैसे सिलिका जेल के अंदर डालना है और कैसे उसको ड्राई करने के लिए उसको रख देना है। तो जैसे मार्केट में बहुत टाइप्स के सिलिका जेल आते हैं, कुछ व्हाइट कलर के होते हैं, कुछ बीट फॉर्म्स में होते हैं और कुछ ब्लू कलर के होते हैं। तो आज हम जो यूज करने वाले हैं वो है इंडिकेशन वाला ब्लू सिलिका जेल। इसका फीचर क्या है कि जैसे अगर आप ब्लू कलर का ये फॉर्मेशन में आता है, जैसे अगर आप नया एक बॉक्स लेते हो या बाय करते हो तो ब्लू कलर में होता है। द मोमेंट आप उसको एक एयरटाइट कंटेनर में पोर करोगे, फ्लावर्स ड्राई हो जाएंगे तो व्हाइट से लेकर वो लाइट पिंकिश कलर में हो जाता है। तो उसका मतलब वो सिलिका जेल यूज हो चुका है और उसने मॉइस्चर अब्जॉर्ब कर लिया। उसको रीयूज करने के लिए आपको उसको वापस अवन में डालना है। जैसे आप अवन में डालोगे वो वापस ब्लू टर्न हो जाएगा। तो ये इंडिकेशन आपको हेल्प करता है कि आपका सिलिका जेल में कैपेसिटी है मॉइस्चर अब्जॉर्ब करने के लिए या नहीं।
तो जैसा कि आपने देखा पिछले वीडियो में हम लोग ने ये बॉक्स के अंदर सिलिका जेल डाल के फ्लावर्स को प्रिजर्व किया था, यानी ड्राई किया था। अब हम इसको बाहर निकालेंगे 3 to 4 डेज के बाद। तो उसके बाद हमारा प्रोसेस है कि एक बार फ्लावर ड्राई हो गया तो फिर भी वो बहुत ही, जैसे अगर आप रेजिन में इनकास्ट करते हो तो उसको वो सोक इन करेगा एंड देन उसका कलर चेंज होने का चांसेस है, या तो फिर वो बबल्स छोड़ने का भी चांसेस, बिकॉज वो फिर भी ब्रीथ करेगा। तो उसके लिए कैसा करना है, हमको सील करने के लिए 2 टेक्निक्स हैं। एक यूज कर सकते हैं हेयर स्प्रे, जो हेयर सीलिंग के लिए यूज होता है, और सेकेंड इज कि आप क्लियर ट्रांसपेरेंट स्प्रे पेंट जो आता है, जो क्लियर ग्लॉसी में आता है, वो आप यूज कर सकते हो। ये कुछ फ्लावर्स हैं जो हम लोग ने सेम टेक्निक से ऑलरेडी ड्राई करके रखे हुए थे। जब भी आप स्प्रे पेंट करें तब आप मास्क पहने और ग्लव्स पहने, ताकि आपका अगर आप हाथ से कर रहे हो तो आपके हाथ के ऊपर स्प्रे पेंट ना लगे, नहीं तो उसको निकालने के लिए आपको अगेन थिनर यूज करना पड़ेगा। पॉसिबल है कि कुछ कुछ जगह से स्प्रे पेंट निकले भी ना। ओके, तो हम बॉक्स को भी ओपन करेंगे। जैसे आप देख सकते हो कि ये सिलिका जेल वाइट हो चुका है, यानी इसने सारा का सारा जो मॉइस्चर है वो सोक इन कर लिया है। अभी हम एक फिंगर्स के थ्रू, अगर आप पूरा ऐसे निकालोगे तो हो सकता है कि फ्लावर स्पॉइल हो जाए। तो हम क्या करेंगे, फिंगर्स को सिर्फ घुमाते घुमाते देखेंगे कहीं पे फ्लावर्स वगैरह हैं तो उसको हल्के से उसको बाहर निकालेंगे, बिकॉज ड्राई होने के बाद फ्लावर्स बहुत ज्यादा डेलिकेट हो जाते हैं। निकालने के बाद आपको हल्का सा उसको डैब जैसा करना है, ताकि अगर अंदर सिलिका जेल हो तो वो निकल जाए। ये सब देख सकते हो कि वाइट फ्लावर जो है वो प्रॉपरली सेम कलर और ये पेपर जैसा क्रिस्पी हो गया, यानी ये प्रॉपरली ड्राई हो चुका है। अभी जो एस्टर्स हैं उसको हमें केयरफुली निकालना है, बिकॉज इसके जो पेटल्स हैं वो काफ़ी डेलिकेट होते हैं। तो आपको कभी भी उसको बेस को पकड़ना है, पेटल्स को नहीं पकड़ना है, तो पेटल्स निकलने के चांसेस ज़्यादा हैं। जो हमारे कॉर्नर के फ्लावर्स थे वो भी ड्राई हो चुके हैं। कलर किसी ने भी लूज नहीं किया है। हमारा ये मैरीगोल्ड भी प्रॉपरली ड्राई हो चुका है। जैसे आप देख सकते हैं कि जो फ्लावर है, इसके जो पेटल्स हैं ये इजीली, मतलब ये टैप करने पे भी निकल जा रहे हैं। तो आपको इसी चीज़ का केयर करना है कि आप फ्लावर्स को, अगर ऐसा फ्लैट फ्लावर्स हो तो हो सकता है अगर आप अलग से उसको करें और उसके ऊपर थोड़ा सा सिलिका जेल डालें, ताकि हमें इतना वेट ना आ जाए उनके ऊपर कि निकालने के लिए वो पेटल्स निकल जाए। आप चाहिए तो आप पेटल्स को यूज़ भी कर सकते हो, और आप इसके ऊपर चाहिए तो आप हल्का ग्लू लगा के उसको चिपका भी सकते हो। अब ये सिलिका जेल जैसे वाइट हो चुका है, इसको फिर से रीयूज करने के लिए हम इसको ओवन में डालेंगे। एक 10 से 15 मिनट रखेंगे, तो जैसे ही वो हीट होते जाएगा, आपको पूरा एक बार में नहीं डाल देना है, थोड़ा सा डालना है उसको। अगर आपको लगता है ब्लू हो गया, आपको उसको निकाल देना है, अगेन वापस सेम थोड़ा सा डालना है, ब्लू हो जाएगा तो उसको निकाल के रखना है। मतलब एक बार में डालोगे तो सिर्फ सरफेस पे हीट होगा और सरफेस का ब्लू हो जाएगा, अंदर का वाइट ही रहेगा। अभी हम जैसे स्प्रे करेंगे इसके ऊपर, तो इसके लिए मैं ग्लव्स पहन लेता हूँ पहले। जैसे अभी हमारा ये जो पिंक रोज है, इसको हम स्प्रे करेंगे। तो हम कुछ फ्लावर्स को हेयर स्प्रे करेंगे और कुछ फ्लावर्स को
जो ग्लॉसी स्प्रे पेंट है वो करेंगे, ताकि आपको कास्टिंग में डिफरेंस समझ में आए। थोड़ा सा आपको दूर रखना है। और इसको रख देना है। इसी तरह आपको सारे के सारे फ्लावर्स को कर देना है। अभी सेम चीज हम ट्राई करेंगे स्प्रे पेंट के साथ। स्प्रे पेंट मारने से क्या होता है, या हेयर स्प्रे यूज करने से क्या होता है कि जो उसका कलर है वो थोड़ा सा और ब्राइट हो जाता है। जैसा देखेंगे ये फ्लावर को एक फ्रेश लुक जैसा आ गया है। स्प्रे पेंट करते वक्त भी आपको मास्क पहनना है, या फिर आप एक वेंटिलेटेड एरिया में कर सकते हो। जैसे आप इसमें फ़र्क देख सकते हो, ये ड्राइड था और कोटिंग करने के बाद वो एक थोड़ा सा ब्राइट कलर में आ गया है। मैरीगोल्ड को भी हम इसी से करेंगे। देखेंगे आप जो रोज का जो रेडनेस है, ये ऐसा लगता है कि जैसे अभी ही कंप्लीटली फ्रेश गार्डन से निकाला हो।
हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। जैसे कि मैंने आपको पिछले कोर्स में मैंने आपको बताया था कि फ्लावर्स को ड्राई करके हम लोग ने सील कैसे किया। अब वो प्रोसेस तो हो गया, दैट वाज जस्ट द 50% ऑफ द पार्ट। बट उसके बाद जो अगला 50% है और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है कि उसको कास्टिंग कैसे करना है और फ्लावर्स को अरेंज कैसे करना है। तो उसके लिए हमें क्या लगेंगे, एक तो आपको रेजिन लेना है विच इज 3:1 रेशियो। उसको मेजर करने के लिए आपको लगेगा वेइंग स्केल। ये अगर अच्छी क्वालिटी का होगा तो अच्छा है, बिकॉज अगर आप चाइनीज प्रोडक्ट में जाओगे तो एक तो है कि उसका लाइफ ड्यूरेबल नहीं होगा। सेकेंड है कि अगर आप मेजर करने जाओगे तो हवा के फ्लो से, अगर आपके घर पे पंखा चालू है तो हवा के फ्लो से वो थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करेगा, मतलब जो वैल्यू दिखाना है उसमें। थर्ड आपको लगेगा ट्वीजर्स। ट्वीजर्स हम क्यों यूज़ करेंगे, आप हाथ भी यूज़ कर सकते हो, बट अगर आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल काम करना है तो ट्वीजर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ आपको लगेगा मास्क। मास्क सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये पूरे वीडियो में मास्क नहीं पहनने वाला हूँ, बिकॉज मुझे बोलना भी है और एक्सप्लेन भी करना है। बट आप छोटे से छोटा काम करो या बड़ा काम करो, इधर आप वेल वेंटिलेटेड एरिया में करो या मास्क पहन के करो। फिफ्थ आपको लगेगा मिक्सिंग के लिए स्टिक्स, ग्लासेस, ग्लव्स। ग्लव्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना मास्क, बिकॉज अगर आपके नाखूनों में रेजिन चला गया ना, एक इसमें कैसा रहता है कि छोटा सा भी पार्ट अगर अंदर चला जाएगा, अगर आपका ध्यान नहीं, आपने क्लीन नहीं किया, तो हो सकता है कि आपके खाने के साथ इंजेक्शन में भी चला जाए। तो इसके लिए आपको ग्लव्स पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लव्स भी आप लेटेक्स की यूज़ करें, जिससे आप यूज़ एंड थ्रो, मतलब आप यूज़ करके आप उसको फेंक सकते हो वैसे। फिर सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको मोल्ड लगेगा। मोल्ड की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज अगर आपका लो क्वालिटी होगा तो उसमें से आपके ज़्यादा आउटकम्स नहीं निकलेंगे। एंड जो हमारे ड्राई हुए फ्लावर्स हैं वो तो हमें लगेंगे। इसमें मैंने एक्स्ट्रा फ्लावर्स भी जो मेरे पास पड़े थे ड्राई हुए, वो मैं यूज़ करने वाला हूँ, ताकि हम उसको थोड़ा सा इफेक्ट करके हम अच्छा सा एस्थेटिकली 3-4 कलर्स के फ्लावर डाल सकें। सो ओके, लेट्स बिगिन द वीडियो। ओके गाइस, तो पोरिंग स्टार्ट करने से पहले, मिक्सिंग स्टार्ट करने से पहले हम प्रिकॉशनरी जो है हमारा, हम पहले ग्लव्स पहनेंगे। ये पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने आपको बताया था। पर कभी कभार ये फट जाते हैं तो आप इसमें वेस्टेज भी बहुत होता है, बट कुछ कर नहीं सकते, इसका रीयूज़ नहीं कर सकते। मार्केट में मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप एक साथ 100 का बंडल ले लो, बिकॉज एक एक लेने जाओगे तो फिर आपका सारा बजट वहीं घुसने वाला है। तो हम लेंगे वेइंग मशीन। मोल्ड को अभी के लिए साइड में रख देंगे। ये हमारे इन्फाइनाइट रेजिन और हार्डनर के बॉटल्स हैं। ये 1.2 kg के सेट में आता है, और अगर आपको बल्क चाहिए तो बल्क में भी मिलेगा 7.5 kg, 8 kg, 16 kg, 32 kg। इसका इंपॉर्टेंस मैं आपको बताता हूँ कि ये जो रेशियो है ये 3:1 है, और ये लो विस्कोसिटी रेजिन है। लो विस्कोसिटी इसके लिए बिकॉज ये कास्टिंग के लिए बना हुआ है। अगर आपको अल्ट्रा क्लियर कास्टिंग्स और ट्रांसपेरेंसी चाहिए तो आपको हमेशा लो विस्कोसिटी रेजिन यूज़ करना है एंड 3:1 रेशियो यूज़ करना है। उससे क्या होगा कि आपका जो भी कास्टिंग है मोल्ड के अंदर वो प्रॉपरली फ्लो होगा, बिकॉज अगर वो थिक है, अगर रेजिन थोड़ा भी थिक है तो चांसेस है कि बबल्स ट्रैप हो जाएंगे। इसका जो वर्किंग टाइम है आपको मिलता है 200 मिनट्स का, यानी आप मिक्स करोगे तो उसके बाद आप 200 मिनट्स तक वेट कर सकते हो, फिर पोर कर सकते हो। बट जो भी टाइमिंग्स एंड टेम्परेचर्स होता है वो 100 ग्राम्स के हिसाब से होता है। लाइक एवरी मिक्सचर आप अगर ग्लोबली भी जाओगे तो 100 ग्राम्स के हिसाब से ही आपको सारा टाइमिंग्स रहेगा। ये सेम सिनेरियो में अगर आप 4 kgs मिक्स करते हो तो आपको 100 मिनट्स नहीं मिले, 200 जो मिनट्स मैं बोल रहा हूँ वो नहीं मिलेगा आपको, वो टाइमिंग कम हो जाएगा। तो जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतना इसका जो स्पीड है वो ज़्यादा हो जाएगा, तो उसमें आपको टाइमिंग कम मिलेगा। थर्ड, इसके आपको इसको बबल्स कंप्लीटली आपके निकल जाने हैं, बिकॉज आप लो विस्कोसिटी है तो ऑटोमेटिक मिक्स करने के बाद बबल्स निकल जाएंगे। इसका जो क्योरिंग टाइम है वो है 24 आवर्स। ये ज़्यादा क्यों है, बिकॉज जो भी प्रोडक्ट हीट स्लोली छोड़ेगा, जैसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन से ये सूखता है, द मोमेंट इसका रिएक्शन इसके साथ स्टार्ट होता है, वहाँ से लेकर जो क्योरिंग स्टेज तक का टाइम है, तब वो एक दूसरे के साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन फॉर्म होता है, जिससे वो हीट बाहर आता है। तो कभी कभार आपको लगेगा कि मैंने ये ग्लास में रेजिन लिया था और थोड़ा सा गर्म हो गया, तो गर्म इसलिए होता है बिकॉज वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ना ये ब्लास्ट होने वाला है, ना ही इसमें ऐसा कुछ है जिससे वो आग लगेगा, नथिंग। बट आपको एक डाउट आ सकता है, अगर आप नए आर्टिस्ट हो और आपने कभी भी रेजिन नहीं यूज़ किया है तो ये आपको डाउट आना इम्पॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, हम पहले एक ग्लास लेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप प्लास्टिक का ग्लास लो। तो आप सोचेंगे कि ये दुनिया से उल्टा कैसे चलता है, लोग बोलते हैं कि आपको प्लास्टिक नहीं यूज़ करके पेपर यूज़ करना है, बट आप बोल रहे हो प्लास्टिक का ग्लास लो। बिकॉज ये जो ग्लासेस हैं, जब आप इसमें रेजिन मिक्स करोगे, जब इसमें रेजिन जो बचा कुछ होगा वो अगर ड्राई हो गया तो आप इसको निकाल के इसको रीयूज़ कर सकते हो। इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा आप प्लास्टिक का ग्लास यूज़ करो।
वेइंग मशीन पे आपको ग्लास रख देना है। इसमें अगर आप ऑन करते हो तो आपको पहले वहाँ पे दिखेगा ग्राम्स में 0, जैसे आपको दिख रहा है। फिर हम क्या करेंगे, यूजुअली लोग क्या करते हैं, पहले रेजिन लेते हैं फिर हार्डनर लेते हैं, बट मैं क्या सजेस्ट करूंगा कि जो भी चीज़ पतली है, यानी अगर समझो आपका रेजिन थोड़ा सा थिक है और हार्डनर पतला है, तो आप पहले हार्डनर लेंगे। वो इससे क्या होगा कि आपका जो अपर मटेरियल जो उससे थोड़ा थिक है, उससे आपको मिक्स करने में ईज आउट होगा। तो हम पहले इसका ये ढक्कन खोलेंगे। पैकेजिंग तो हमने बहुत अच्छी की है पहले से ही, सील भी भाई साहब। थोड़ा थोड़ा हम जोक्स कर लेते हैं, आपने रील्स में तो देखा ही होगा, इसीलिए तो आप मेरा कोर्स लेने भी आए हैं और मुझसे सीखने आए हैं। तो अभी मैं लूँगा 20 ग्राम्स ऑफ हार्डनर, 21 चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो अगर आपका वॉल्यूम 100-200 ग्राम्स है, उसमें 2-3 ग्राम ऊपर नीचे होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं तो उसमें लोग बवाल खड़ा कर देते, कह रहे सर आप तो बोल रहे 20 ग्राम्स, फिर दिख रहा है 21 है, अभी 22 दिख रहा है, बिकॉज उसमें वो होने ही वाला है। बट अगर 2-3 ग्राम्स का ऊपर नीचे होता है कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ज़्यादा हो गया अगर यही चीज़ अगर मुझे 15 ग्राम बनाना है और उसमें 2-3 ग्राम ऊपर नीचे हो गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। फिर हम रेजिन लेंगे। अभी ये रेशियो कैसे होता है कि अगर आपका हार्डनर 20 ग्राम्स है तो आप उसको इंटू 3 करोगे, तो मुझे रेजिन लेना है 60 ग्राम्स, तो टोटल मेरा जो मिक्सचर हो जाएगा वो 80 ग्राम्स का हो जाएगा। अभी इस पे कैसा है ना, मुझे टेयर पे क्लिक करना है, TAR यहाँ पे जो लिखा है, उससे क्या होगा कि ग्लास के वजन के साथ जो यहाँ पे वैल्यू है वो 0 हो जाएगा, यानी ये जो वजन है ये माइनस होके वापस 0 दिखेगा। जैसे यहाँ पे 0 हो गया, फिर मुझे डालना है कितना ग्राम डालना है, 60 ग्राम। ऐसे वक्त में बातें नहीं करनी चाहिए, बिकॉज हो सकता है अगर आप बातें करते रहे तो रेजिन ज़्यादा आ गया, फिर मुझे कॉल करोगे सर मेरा रेजिन सूख नहीं रहा है, तो मैं कॉल नहीं उठाऊंगा मजाक कर रहा हूँ, मैं कॉल उठा के आपको सोल्यूशन तो दूंगा, पर पहले डांटूंगा भी थोड़ा सा। ये स्टिक भी प्लास्टिक की है। अभी ये भी आप बोलोगे कि प्लास्टिक की यूज़ करना है, सेम रीज़न, आप उसको रीयूज़ कर सकते हो। मानोगे नहीं, ये 2 साल पुरानी स्टिक है, मैं नहीं वापरता ही नहीं, मैंने लेना छोड़ दिया 1 साल पहले। बट ये कैसा है, बहुत ही हेल्पफुल है, मुझे बार बार यूज़ करने में इतना मज़ा आता है, बिकॉज जैसे आपका यूज़ खत्म हो गया, ड्राई हो गया, पील इट ऑफ एंड यूज इट अगेन। फिर आपको मिक्स करने के लिए पहले तो आप ये जो मोशन है, सामने से नहीं दिखेगा तो मैं इसको साइड में रख देता हूँ। ये जो मोशन है, आपको स्टिक बाहर नहीं निकालनी है बार बार, ये एक ही मोशन में एक ही हाइट पे मिक्स करते रहना है। थोड़ा सा स्पीड फटाफट करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर्टिस्ट कैसा ना, यूजुअली घाई में बहुत होते हैं, तुरंत दूसरे क्लाइंट का कॉल आएगा, उनके साथ जाओगे, मल्टीटास्किंग तो हम है ही, इससे तकलीफें भी हमें ही ज़्यादा हैं। ये देखो अभी सर्कुलर मोशन में मैंने जब मिक्स किया तो ये मिक्स तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे और ऐसे मिक्स करेंगे, यानी हम अपवर्ड डायरेक्शन एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में ऐसे, या फ्रंट एंड बैक भी बोल सकते हो। और इंपॉर्टेंट है कि आप इसके जो साइड्स हैं वो स्क्रैप करें, बिकॉज कभी कभार कैसा है ना, कुछ मटेरियल अगर अनमिक्स्ड रहेगा तो कभी सूखेगा ही नहीं। इसमें मिक्सचर का मिक्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी ये लो विस्कोसिटी रेजिन है, आप देखेंगे तो पूरा क्लियर है, अभी तक बबल्स तो इसमें दिख नहीं रहे हैं, हालांकि कभी आएंगे भी नहीं, बट बबल्स तो नहीं दिख रहे हैं। बट इसमें एक देखो, हर एक अच्छी चीज़ के पीछे एक बट होता है, तो जो बट है ना वो ये है कि आप मिक्स करने के बाद आपका अगर रेजिन हेजी है मतलब उसकी क्वालिटी ख़राब है। अभी हमारा हेजी था, हमने मिक्स करके उसको अच्छे से किया तो वो क्लियर हो गया, और इसका इंडिकेशन ये होगा कि रेजिन मिक्स हो चुका है। तो अभी ज़्यादा टाइम हम इसको मिक्स नहीं करेंगे। देखो करना है तो मैं 15 मिनट भी कर सकता हूँ, बट मैं सजेस्ट करता हूँ आपको, जैसे आपका रेजिन मिक्स हो जाता है, आपका जो मिक्सचर है वो रेडी हो चुका है। यूजुअली कैसा है ना, इंस्टाग्राम पे लोग ज़्यादा मेहनत दिखाने के लिए वो 15-20 मिनट तक उसको मिक्स करते रहेंगे ताकि उनको दिखे कि अरे भाई क्या काम किया है, बट वैसा नहीं करेंगे, सिंपल एंड सोबर। इसको हम अभी फ्लावर्स फिक्स करने से पहले थोड़ा सा रेजिन इसमें डाल देंगे ताकि फ्लावर्स का जो बॉटम पार्ट है उसमें भी रेजिन लग जाए। नहीं तो यूजुअली कैसा होता है, अगर आप पहले फ्लावर्स रख दोगे, अगर रेजिन नहीं पहुंच पाए वहाँ तक
तो आपका बोलेंगे ना एक वॉइड दिखेगा बैक साइड से। फिर अगेन आपको उस पर डबल मेहनत, आप पीछे से कोटिंग करोगे, कास्टिंग करोगे, बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसीजर हो जाएगा। तो हम पहले से थोड़ा इसमें रेजिन डाल देंगे, ठीक है। डालने के बाद इसको हम घुमा लेंगे। ठीक है, अभी हमारा ये प्रोसीजर हो चुका है। तो अभी अरेंज करने के लिए इसमें हम कैसा ना लेयरिंग करें। लेयरिंग में कैसा होता है कि जो भी लीव्स हैं या छोटे फ्लावर्स या उनके स्टेम्स वाले जो फ्लावर्स जिसे हम जिप्सी कहते हैं, वो आपको पहले डालना है। तो हम क्या करेंगे, लीव्स का एक फॉर्मेशन बनाएंगे। अगर आपके पास अलग अलग फ्लावर्स के लीव्स हैं तो वो भी डाल सकते हो, पर आपको ज़्यादा सेंटर में नहीं डालना है, उसको थोड़ा सा दूर रखना है। मेरे पास दूसरे भी लीव्स हैं, ये वाला मुझे यूज करना है। फिर मैं क्या करूंगा, ये जो छोटे छोटे सा जिप्सो जैसे फ्लावर्स आते हैं, हम उनको डालें। जैसे मैंने बताया, आपको ये हाथ से भी कर सकते हो। अगर इससे भी पतला हो तो आपको ट्वीजर यूज करना है, इसको बोलते हैं ट्वीजर। ज्यादा कोई नाटक करे तो फिर इसमें अभी जैसे ये बहुत ज़्यादा बड़ा है तो इसमें मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा प्लग करूँगा और छोटे छोटे जैसा इसमें एनकेस करूँगा। हाँ, फिर इसमें हम जो ये बड़ा वाला फ्लावर है, हम ये यूज़ कर सकते हैं, हम रोज़ यूज़ कर सकते हैं, बट ये ज़्यादा प्रिटी लग रहा है तो हम इसको सेंटर में रखेंगे। फिर अगर मुझे लगता है कि मुझे ये वाले फ्लावर्स यूज करने हैं, फिर ये वाला भी काफी प्रिटी है। प्रॉपर जैसे बुके को हम सजाते हैं, जैसे आप देखोगे मार्केट में यूजुअली लोग कैसे पहले अपना लीव्स लेके उसके अंदर छोटे छोटे जो ये लेके, सेम वे में आपको इसको ऐसे सजाना है। फिर अगर मुझे चाहिए, मैं मैरीगोल्ड भी रख दूंगा। अभी मैं क्लस्टर ऑफ ऑल फ्लावर्स बना रहा हूँ, तो बिकॉज आपको समझ में आना चाहिए कि हर एक फ्लावर हम कैसे इसमें डाल सकते हैं और कैसे यूज कर सकते हैं। फिर वाइट रोज के लिए भी अगर जगह है थोड़ी सी तो हम उसको यहाँ डालेंगे और ये पीछे वाले फ्लावर को थोड़ा सा खींच के इसके ऊपर लेके आएंगे। मैरीगोल्ड थोड़ा सा परेशान कर रहा है, कोई बात नहीं। फिर इस फ्लावर को हम थोड़ा सा ऊपर लेंगे, एक फ्लावर की जगह और है, इसमें हम यही वाला रिपीट करेंगे। अभी आपको लगता है कि एम्प्टी स्पेसेस हैं तो आप उसमें यही वाले या ऐसे वाले फ्लावर्स डाल सकते हो। सेंटर में आप फिलर्स डाल सकते हो। सॉरी, काम करते हो काफ़ी डॉक्टर वाला जैसा फीलिंग आता है, जैसे हम किसी का ऐसा कुछ किडनी हो उसको हम पियर्स करके हम कुछ ना कुछ कर रहे हो, बट मज़ा इसमें बहुत ज़्यादा आता है। पर ज़्यादा उसको गॉडी भी नहीं कर देना है, हर एक चीज़ भर भर के। ये फ्लावर्स हो चुके हैं सेट।
बाकी के फ्लावर्स अगर आपको यूज़ करने हैं तो आप अगले प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हो, पर्सनल प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़ कर सकते हो। मेरे पास ये छोटे वाले फ्लावर्स भी हैं, मैं ये भी इसमें डालना चाहूँगा। ये जापानीज और चाइनीज लोग बहुत इजीली कर पाते हैं उनको तो चॉपस्टिक से खाते हैं, तो उनके लिए ये ऐसा बोलेंगे ना, वो काम इजी हो जाता है। इंडियंस के लिए यही बरोबर है। ठीक है, फ्रीजर का काम हमारा हो गया है, फ्लावर्स का भी हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसको पूरा नहीं भरेंगे एक ही बार में, क्योंकि अगर हम पूरा भर देंगे अभी के अभी, जितना अगर ये समझो 2 इंचेस का थिकनेस है, तो ये पूरा एक्सोथर्म से पूरा क्रैक आ जाएगा। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि क्रैक कैसे आता है और कैसे दिखता है। अभी हमको सिर्फ एक ही काम करना है कि इसको सील कर देना है। जितने भी फ्लावर्स हैं वो फ्लोट होके ऊपर ना है, इसके लिए हम इसके ऊपर से रेजिन डालेंगे ताकि वो सारे चिपक जाए नीचे के लेयर्स के साथ। उसके बाद हमें सिर्फ उसमें फिलिंग करते रहना है। पूरे फ्लावर्स को आपको थोड़ा थोड़ा रेजिन डाल के, तो एटलीस्ट कैसा है, वो शेप और वो पैटर्न में फिल हो जाएगा और वो वैसे ही रहेगा, नहीं तो वो चेंज हो जाएगा अगर आप एक ही बार में ज़्यादा भर दोगे, और आपको नेक्स्ट लेयर में प्रॉब्लम आने के चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, हमारा रेजिन का भी जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है। ये जैसा ये जो लेयरिंग है, जैसा फर्स्ट लेयर में है, हमें इसमें ब्लो टॉर्च नहीं करना है, बिकॉज अगर आप ब्लो टॉर्च करोगे तो एक तो मोल्ड भी डैमेज हो जाएगा, सेकंड है कि फ्लावर भी बर्न हो जाएंगे, तो हो सकता है कि उसके ऊपर का जो पार्ट है वो बर्न हो जाए। तो ये लेयर्स में आपको कभी भी ब्लो टॉर्च नहीं करना है। थर्ड, मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जो एक्सोथर्म की बात कर रहा था कि अगर आपने इसको पूरा भर दिया तो कैसा एक्सोथर्म आ सकता है, तो मैं आपको दिखाऊंगा। जैसे देखिए आप, ये गाइस आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो फर्स्ट लेयर था मैंने घाई नहीं किया, और उसमें मैंने इसको अच्छे से एक टेम्परेचर पे भी सेट किया और एसी के नीचे रखा था, तो ये लेयर काफ़ी क्लियर आया। और उसी के खुशी में मैंने क्या किया कि दूसरा जो लेयर है वो जल्दी हो जाना चाहिए, और मुझे कहते हैं ना एक घाई था, तो घाई के चक्कर में ऐसा काम हो जाता है कि जो ये लेयर है, ये आप देखोगे तो ये कुछ पैटर्न्स नहीं है, ये कुछ क्रिएट या बोलेंगे ना ब्यूटी नहीं है, ये एक्चुअली एरर है। तो एरर यानी कैसा कि अगर एक्सोथर्म रिएक्शन किसको कहते हैं कि आपके रेजिन का जो टेम्परेचर है वो हो सकता है कि आपको 60 to 70 डिग्रीज तक वो रेज हो जाए, जो आपको 30-40 तक रखना है वो रेजिन का टेम्परेचर। मैं आउटर एटमॉस्फेयर का नहीं बात कर रहा हूँ, आपको एसी के अंदर 20 to 22 डिग्रीज में ही रखना है। बट अगर आप वो टेम्परेचर वहाँ रखते हो और रेजिन का टेम्परेचर राइज हो जाता है, तो वो एक ही कारण हो सकता है, इधर आपका बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म है, यानी आपके घर का, आपके स्टूडियो का या आपके फैक्ट्री का। बट अगर आप इसको एसी के नीचे रखते हैं तो हो सकता है कि टेम्परेचर कंट्रोल में आ जाए, तो उसके कारण ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन नहीं देगा। बट सेकेंड रीज़न ये ऐसा क्यों होता है इज़ बिकॉज अगर आपने 1 किलो या 4 किलो या बहुत छोटे से मोल्ड के अंदर उसको पूरा फिल कर दिया, मतलब इसमें कैसा होता है, इसको एक्सोथर्म हीट निकलने के लिए आपका जो पैरेलल स्पेस है, यानी अगर आपका ऐसा मैं कहूँगा हॉरिजॉन्टल अगर आपका मोल्ड है, तो वो जितना बड़ा रहेगा उसमें आप 1 इंच तक कास्ट कर सकते हो एक बार में। एटलीस्ट हमारा रेजिन इनफाइनाइट आप 1 इंच तक कास्ट कर सकते हो। बट वही चीज़ को भले आप उसमें 4 kgs डाल दो, बट मोल्ड ऐसा लंबा होना चाहिए। बट सेम वॉल्यूम का अगर आप उसमें समझो आप छोटे से मोल्ड में बट उसका हाइट अच्छा खासा फिल कर देते हो 3 इंच या 4 इंच तक, देन वो पूरा का पूरा लेयर बॉयल हो जाएगा, वो बबल्स छोड़ेगा, प्लस बहुत ज़्यादा ओवर हीट हो जाएगा, इतना कि आप हाथ भी नहीं लगा सकते। थर्ड है कि आपका जो मोल्ड है, स्ट्रक्चर है, वो पूरा ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप रेजिन आर्ट सीखो ना सीखो, बट मेंटेन करना टेम्परेचर ये आपको पहले सीखना चाहिए, बिकॉज बाकी सारे आर्ट वर्क्स आपके तभी अच्छे बनेंगे जब आपका मेंटेन होता है टेम्परेचर। बिकॉज द मोमेंट आपको लगता है कि हाँ मैं अगर आप देखो हॉबी के लिए कर रहे हो, आपको कोई चीज़ का इन्वेस्टमेंट करने का ज़रूरत नहीं है, चाहे वो हीटर हो या एसी हो। बट अगर आप एज अ प्रोफेशनल, अगर आप उसमें एक बिजनेस बनाना चाहते हो, एक धंधा बनाना चाहते हो, तो आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप सारी चीज़ों मतलब जो उसके पैरामीटर्स हैं उस पर ज़्यादा फोकस करें। आर्टवर्क्स तो देखो आज नहीं तो कल तो बन ही जाना है,
बट जो उसके कहते हैं ना, एक फिनिशिंग के लिए जो पैरामीटर्स लगते हैं कि आपको बबल्स नहीं आना चाहिए, आपको फिनिश एकदम ग्लॉसी आना चाहिए, डस्ट नहीं आना चाहिए, उसके लिए आपको आपके एरिया वगैरह सारा क्लीन रखना पड़ेगा। तो जो टेम्परेचर की बात है, मैं एक ही सजेस्ट करूंगा कि आप लो टेम्परेचर्स में ही काम करें। देखो, इसको लो टेम्परेचर्स में काम करने से और एक उसका क्या फ़ायदा है कि इसका क्योरिंग थोड़ा सा स्लो हो जाता है। स्लो होने के कारण कैसा है ना, आपको जो अगर बबल्स के चांसेस हैं, अगर आपको लगता है तो आप उसमें को पॉप कर सकते हो, बट अगर वो गर्म हो गया और 4 घंटे में सूख गया, देन आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। सो यस, ये भी एक लर्निंग है। ये देखो, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, हो सकता है आपके साथ वापस हो भी, तो आपको घबराना नहीं है और किसी लोगों को डीएम नहीं करते रहना है कि अरे ये कैसे हुआ कैसे हुआ कैसे हुआ। आप सिर्फ मुझे डीएम कर सकते हो। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है उसके बाद भी, तो भी मैं उसमें सोल्यूशन आपको बताऊंगा कि इसको कैसे आपको रेक्टिफाई कर सकते हो, या कैसे आपको इसको प्रिवेंशन करना है कि अगला आपका अगर काम हो तो उसमें मटेरियल भी वेस्टेज ना जाए। और जैसे वेस्टेज की बात की है, देखो, अगर आप अगर आप इंडियन हो और इससे बिलोंग करते हो, तो ये हमारे रग रग में होता है कि हम मटेरियल से काफ़ी ज़्यादा कंजूसी करते हैं। तो आपको उस चीज़ में कंजूसी नहीं करनी है, बिकॉज आपको आउटकम बहुत अच्छा देना है। तो अगर आप क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ करोगे और को आप चाहोगे कि अरे यार मैं इतना महंगा रेजिन क्यों लूँ, मैं सस्ता रेजिन ले सकती हूँ, इसमें क्या होगा, आपको अभी जो आउटकम है, अगर मैं सस्ते रेजिन से कुछ बनाऊँ और महंगे रेजिन से कुछ बनाऊँ, दोनों का आउटकम अभी फ़िलहाल के लिए एकदम सेम होगा। बट जैसे ही ये टाइम बीतेगा, यानी आपके 3 से 4 महीने होंगे, आपको प्रॉब्लम्स देना चालू हो जाएगा। हो सकता है वो येलो हो जाए, ब्रिटल हो सकता है, थर्ड उसमें क्रैक्स आ सकते हैं, उसका कोटिंग, अगर आपका कोटिंग रेजिन है तो कोटिंग निकल सकता है। और इसमें कैसा होता है कि जैसा आपने कास्टिंग किया है, तो कास्टिंग के वक्त भी आपको इश्यूज आ सकते हैं, जैसे मॉइस्चर इशू है, श्रिंकेज का इशू है। तो उसमें कैसा है, बिकॉज अगर ये सस्ता रेजिन है तो उसमें वो इतनी सारी चीज़ें नहीं डाली, मतलब चीज़ें, यानी मैं कहूँगा कि जो एडिटिव्स लगते हैं उस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए, जैसे मॉइस्चर आ रहा है तो मॉइस्चर को एलिमिनेट करने के लिए, तो वो चीज़ें उसमें नहीं डाली होती हैं। बट हम लोग जब रेजिन को बनाते हैं तो हम यही सोच के बनाते हैं कि एक आर्टिस्ट को कैसे यूज़ कर सकता है और कितना ईज आउट कर सकता है। और दूसरी जगह अगर मैं आपको बात बताऊं, तो एक है कि आपको अपने रॉ मटेरियल को वर्शिप भी करना है। आप वेस्टेज जितना हो सके उतना कम कीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि जस्ट बिकॉज यू हैव मनी एंड यू कैन बाई इट, यू कैन बाय मोर मटेरियल, तो उसका मतलब नहीं कि आप यूज़ करके उसको फेंकते जाओ, या आपको लग रहा है कि कोटिंग में मुझे 100 ग्राम्स लग रहा है पर आपने 200 ग्राम्स बना दिया है, तो वो 100 डाल के बाकी का 100 ग्लास में रख के फेंक दिया। आप यूटिलाइज करो कि आपका छोटा मोटा कोई मोल्ड हो, उसमें डाल दो। अभी जैसे मेरे पास ये मैंने पूरा ख़त्म कर लिया, पर अगर आपको कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रहा तो आप क्या कर सकते हो कि आप जितना आपको यूज़ लग रहा है उतना यूज़ करो, बाकी का जो है वो आप किसी छोटे मोटे ज्वेलरी या पेंडेंट या टॉप कोट के मोल्ड्स में डाल के उसको आप यूटिलाइज कर दो। सो यस, अभी हम इसको रखेंगे एटलीस्ट 12 आवर्स, एंड 12 आवर्स के बाद हम वापस आएंगे, वापस इसके अंदर एक कोटिंग, अपना एक कास्टिंग करेंगे, एंड देन इसको एटलीस्ट हम एक लेयर और फिल करेंगे। तो ये टोटल 2 लेयर का काम है, यानी इसमें और 2 दिन जाने वाला है। कभी भी फ्लावर का काम है, आपको क्लाइंट के पास से घाई में नहीं लेना है कि हाँ मैं आपको 4 दिन में बना के दे दूंगा। हमेशा आप एटलीस्ट बफर टाइम रखिए 10 से 15 दिन का, ताकि आपका अगर 7 दिन में भी बनता है तो देन इट इज़ वेल एंड गुड। बट अगर आपका नहीं बनता है तो आपके पास ऑल्टरनेटिव टाइम है वो पीस को वापस रेक्टिफाई करके अच्छे से बनाने के लिए। सो आप भी ये चीज़ अगर साथ में ट्राई कर रहे हैं तो आप भी स्टेप बाय स्टेप ट्राई कीजिए, और इस आउटकम का आप वीडियो या बीटीएस को शूट कर रहे हैं तो हमें आप टैग भी कर सकते हैं। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। जैसे मैंने आपको बताया प्रीवियस वीडियो में कि इसको हमको सेट कैसे करना है, हमने सेट तो कर लिया, एक लेयर में इसको फिक्स भी कर लिया। तो यानी अभी कोई भी जो फ्लावर है सेकेंड लेयर डालने पे फ्लोट नहीं करेगा, वो वैसे के वैसे ही रहेगा। तो अभी बिना कुछ देरी के हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकेंड जो प्रोजेक्ट है, जिसमें हम उसको 1 इंच तक भरेंगे, एंड उसके बाद हम उसको 3rd लेयर करेंगे। तो टोटल ये जो 2 इंचेस का मोल्ड है इसको हमको 3 लेयर्स में करना है। तो अभी हमारा फर्स्ट लेयर तो हो चुका है, अभी हम जा रहे हैं सेकेंड लेयर में। सेकेंड लेयर में ज़्यादा कुछ मेटल आपको नहीं लगेगा, यूजुअली आपको रेजिन लगेगा। कंटेनर जो हमने कल जैसे यूज़ किया था उसमें सिर्फ बिगर साइज है, बिकॉज हम इस बार हम वॉल्यूम ज़्यादा लेने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने कुछ तो 80-90 ग्राम्स लिया था, अब हम इसको एटलीस्ट ट्राई करेंगे कि 400 to 500 ग्राम्स लेके जाएं। उसको वे करने के लिए वेइंग मशीन, मिक्स करने के लिए स्टिक्स, और अगेन सेफ्टी के लिए हम ग्लव्स पहनेंगे। तो जो कंटेनर है प्लास्टिक का, ये भी मैं जैसे मैंने आपको ग्लास का बताया था सेम वे में ये भी वैसे ही कंटेनर्स हैं। ये फूड कंटेनर्स आते हैं, यूजुअली आपने देखा होगा कि जो मॉम्स हैं, आप अगर स्विगी या जोमेटो से कुछ मंगाते हैं तो ये कंटेनर्स
यूज होने के बाद आप ऐसे ही रख देते हो, इसमें कुछ भर के रख देते हो, तो वैसे ही सेम में आप वो कंटेनर्स भी यूज कर सकते हो अच्छे से वॉश करके ड्राई करने के बाद, और एल्स आप न्यू भी बाय कर सकते हो। तो हम स्टार्ट करेंगे। जैसे हम कोई भी रेजन स्टार्ट करने से पहले हमें पहनना है ग्लव्स, और आप ये बचाने के लिए ऐसे मत कीजिए कि आप एक ही हाथ में पहन रहे हो, मैं दूसरे हाथ से काम नहीं कर रही हूँ। तो इसमें क्या होगा ना कि अगर आप दूसरे हाथ में नहीं पहन रहे हो और अगर उसमें लग रहा है, अगर आपका रेजिन बाय चांस आपने उस ग्लास को पकड़ लिया जिसमें रेजिन लगा हुआ है, तो वो प्रॉब्लम हो सकता है। और यूजुअली आपको एक डर भी होगा कि यार ये ग्लव्स व्हाइट दिख रहे हैं बट थोड़े टाइम के बाद ये ब्राउन या येलो क्यों हो जाते हैं। इसके अंदर एक पाउडर रहता है जो आपके हाथ को मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी अगर आप अंदर हाथ है, एयर नहीं जा रहा है ना, किसी का फ्लो है, तो वो ड्राई ना हो जाए, इसके लिए वो मॉइस्चर के लिए पाउडर रहता है अंदर। तो आपको कभी भी अगर आप कुछ कर रहे हो तो हाथ में रेजिन लगा हो तो आप ऐसे करके उसको निचोड़ के डालिए मत, बिकॉज पाउडर बाहर भी और अंदर दोनों साइड पे लगा हुआ होता है। तो अगर आप कुछ स्प्रेड कर रहे हो ओके, बट उसको एग्जॉस्ट करके ऐसा निचोड़ के आप कुछ भी डालिए मत अंदर। तो हम पहले कंटेनर जो है हमारा वो लेंगे। अभी जैसे हमने ऑन ऑफ नहीं किया था, पहले हम ऑन करेंगे। इसके ऊपर जब हम रखते हैं कंटेनर तो हमको दिख रहा है कि इसको 24 to 25 ग्राम्स जो है वो वेट आता है। इसको हम 0 पे लेके जाएंगे। फिर हम हमारा, जैसे मैंने आपको बताया था, पहले हम हार्डनर लेंगे। हम सेम रेजिन यूज कर रहे हैं 3:1 रेजिन इनफाइनाइट, जो कि क्लियर कास्टिंग्स के लिए बना हुआ है। आप इससे कौन सा भी कास्टिंग का काम कर सकते हो, अगर आप चाहे टेबल टॉप बना रहे हो, फ्लावर कास्टिंग्स बना रहे हो। अभी जैसे मैंने आपको बताया, हम इसका जो वॉल्यूम है, अभी हम एक 300 ग्राम्स लेंगे तो, या 400 ग्राम्स लेंगे, तो उसमें क्या करेंगे 100 ग्राम्स हार्डनर एंड 300 ग्राम्स रेजिन। तो इसके लिए वन 104 तक आ चुका है। हमेशा अपने बॉटल्स को यूज करने के बाद, पोर करने के बाद पैक करके रखें, नहीं तो फिर आप ही बोलेंगे कि सर मेरा हार्डनर येलो क्यों हो गया। हार्डनर येलो क्यों होता है विदाउट यूज और विदाउट मिक्स किए, बिकॉज ऑक्सीजन के साथ जब वो रिएक्ट करेगा तब वो येलो होगा। तो आपको ट्राई करना है कि कम से कम ऑक्सीजन के रिएक्शन में आए, और इसके बाद आपको इसको डार्क प्लेस में रख देना है। रेजिन को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट मैं मैंडेटरी समझता हूँ कि आपको हर एक चीज को सील करके वापस वैसे के वैसे रख देना है। अभी जैसे हमने 100 ग्राम्स हार्डनर लिया है, तो रेशियो के 3:1 के हिसाब से 300 ग्राम्स रेजिन लेना है। अगेन 104 इसमें दिख रहा है, इसको वेट को लेकर हम इसको टेयर करेंगे ताकि वो 0 पे आ जाए। और अब हम इसमें (302) 1-2 ग्राम का, जब ये वॉल्यूम इतना ज़्यादा है 300 to 400, तो 1-2 ग्राम का फ़र्क में आपको कुछ होगा नहीं, इसमें रिएक्शन में चेंजेस ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इतना जो माइन्यूट एरर है वो आप चला सकते हो। सेम हम स्टिक लेंगे, और जो मोशन है मिक्स करने का, जैसे मैंने आपको बताया, पहले सर्कल में मोशन में आपको मिक्स कर लेना है, फिर हम इसको ऐसा आगे पीछे फ्रंट एंड बैक में मिक्स करेंगे। अभी जैसे आप देखोगे तो आपको दिख रहा है कि रेजिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ, हेजी हो गया। जब दो पार्ट्स मिक्स होते हैं तब हेजी होते हैं, और उसके बाद जैसे आपका ये क्लियर होने लगेगा, इसका मतलब आपका रेजिन मिक्स हो चुका है। और सेम मेथड जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, आपको इसको बार बार बाहर अंदर निकाल के टेढ़ा वेढ़ा करके मिक्स नहीं करना है, हमें भेल नहीं बनाना है, हमें इसको प्रोफेशनली अच्छे से मिक्स करना है। और एक बार 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 देखते भी रहना है कि आपका मिक्स हुआ है कि नहीं प्रॉपरली। ये हमारा मिक्सचर जो है वो मिक्स हो चुका है। आपको जैसे मैंने बताया था, मास्क करना बहुत ज़रूरी है। कि वापस सेकंड प्रोसेस है जो हम रेजिन यूज़ कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं और पोर कर रहे हैं, तो इसमें भी आपको मास्क पहनना ही है। इसको मैं क्या कर रहा हूँ, अभी जो साइड में मैं कर रहा हूँ, साइड में रेजिन लगा हुआ है या हार्डनर लगा हुआ है, तो उसके जो सब्सटेंस है
मुझे दिख रहे हैं कि वो मिक्स नहीं हुए, तो उसको मैं स्क्रैप करके मिक्स कर रहा हूँ। अभी हमारा ये मिक्सचर रेडी हो चुका है। पोरिंग के भी ना बहुत डिफरेंट टेक्निक्स होते हैं, तो जो मैं आपको दिखाऊंगा, देखो जो यूजुअली अगर आप जैसे पानी डाल रहे हो तो वो उसका कैसे रहता है कि आपका जो ग्लास है उससे आप सीधा ऐसे करके पानी डाल दोगे, जैसे अभी कोई जैसे हम प्लांट को पानी डालते हैं तो वैसे आप डाल दोगे। वैसा नहीं करना है, इसमें कैसे करना है, अगर वो जितना करीबी से जाएगा रेजिन उतना उसमें बबल फॉर्मेशन कम होगा। जितना आप ऊपर से डालोगे उतना उसमें रेजिन में बबल्स बहुत ज्यादा आएगा, बिकॉज क्या करेगा वो एयर को ट्रैप करेगा जो उसके आजू बाजू है। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो मिक्सिंग स्टिक है हम उसको ऐसे रखेंगे और मिक्सिंग स्टिक के ऊपर और एक धार में डालेंगे। ट्राई करेंगे कि धार जो उसका है, जो फ्लो है, वो ब्रेक ना हो। इससे क्या होगा ना, आपके जो बबल फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी बहुत कम आएगी। फिर आपको लगता है आपको थोड़ा सा रेजिन बचा तो आप सेंटर में उसको फिल कर दो, ताकि पैरेलली वो सेंटर में भी फिल होते जाए और कोई साइड ऐसा बच ना जाए इसमें रेजिन फिल ना हुआ, नहीं तो वो बबल्स बाद में ड्रॉप करेगा। हमेशा रेजिन को लास्ट ड्रॉप तक यूज करें। लोग कहते हैं ना कंजूस नहीं बनना चाहिए, इस बात में कंजूस बनिए, इतना हो सके स्क्रैप करके सारा यूज कर दें। बट एक ही है, अगर आप स्क्रैप कर रहे हैं तो लास्ट का पार्ट जो है वो अनमिक्स्ड हो सकता है, तो आप देखें कि वो मिक्स्ड है कि नहीं तो लेयरिंग दिखेगा आपको, ऐसे लाइंस दिखेंगे, वैसा नहीं करना है। ये हमारा पोर हो चुका है। अभी जैसे आप देखोगे इसमें बबल्स आपको बिल्कुल भी नहीं दिख रहे, बिकॉज हम लोग ने स्लो पोर किया है। तो हम क्या करेंगे, अगर इसमें बबल फॉर्म होते हैं तो आपको जो ब्लो टॉर्च है उससे इसको हीट करके बबल्स निकाल देना, ठीक है। तो अभी हमारा जो पोरिंग का जो काम है, जो आज का जो था, ये वीडियो का जो हमारा मोटो था कि आपको सेकेंड लेयर कैसे दिखाना है, वो हमारा काम खत्म हो चुका है। अब हम इसको और 24 आवर्स रखेंगे एंड हम उसको थर्ड वीडियो, जो हमारा थर्ड पार्ट है, जो थर्ड लेयर है, इसके बाद वाला जो वीडियो है उसमें दिखाएंगे। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमारा जो सेकेंड लेयर है वो हमने कंप्लीट किया था और इसको हाफ तक फिल कर दिया था। बट जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें बबल्स शायद से नहीं आएंगे, बिकॉज हम लोग ने इसको स्लो पोर किया था। तो जब पोर करते वक्त तो बबल्स नहीं थे, उसके बाद भी बबल्स नहीं थे। बट जैसे ही वो फ्लावर ब्रीद करता है, तो जैसे अभी ये जो 2 से 3 फ्लावर्स हैं वो ऐसे हैं कि जो उनका सेंटर पार्ट है उसमें काफ़ी सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, जो फ्लावर के पेटल्स बोल सकते हो। तो वो चीज़ जब सोक करता है रेजिन, जब वो हीटअप होता है तब वो बबल रिलीज करता है। तो इसमें कैसे, जो अभी टॉप के बबल्स हैं, हम क्या करेंगे, बबल्स को फिल करने के लिए एक कटर लेंगे और वहाँ पे सिर्फ कैविटीज बनाएंगे। जहाँ जहाँ आपको लगता है कि वो बबल आपका पॉप हो चुका है, बाहर तक आ चुका है, अगर हम इसको और ठंडे टेम्परेचर में रखते तो शायद से बबल्स नहीं भी आ जाते। तो बिकॉज कांस्टेंट हीट चेंज हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर चेंज हो रहा है, उसके कारण वो बबल्स आ रहे हैं। देखेंगे मेजरली ये 2 फ्लावर्स के बीच में ही बहुत सारे बबल्स आए, बाकी सारे फ्लावर्स एकदम क्लीन है।
ठीक है, हमने जैसे जो हमारे बबल्स थे उसको पॉप करके क्लीन कर चुके हैं। अभी हमको क्या करना है, ग्लव्स पहन लेना है और हम आज पूरा इसको भर देंगे टॉप तक, ताकि हमारा जो ये फिलिंग और कास्टिंग का जो काम है वो कंप्लीट हो जाए। हर बार मैं आपको एक ही बात याद दिलाऊंगा कि ग्लव्स पहनना बहुत इंपॉर्टेंट है। भले अगर आपको स्टिक को सिर्फ हाथ भी लगाना हो, चाहे आपने यूज करके स्टिक को हाथ लगाना हो, तभी भी आपको ग्लव्स पहन के ही रखना है। तो अभी जैसे हमने कल तो लिया था 400 ग्राम्स ऑफ रेजिन, तो टोटल में आज भी हम उतना ही लेंगे और इसको पोर करेंगे। स्टार्ट करेंगे हार्डनर से एज यूजुअल, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। मशीन को, जो वेइंग मशीन है उसको स्टार्ट करेंगे, 0 आने तक का वेट करके पहले इसमें हार्डनर डाल देंगे। वन 108 हो चुका है, तो अभी 108 की जगह पे 824, यानी अगर हमें रेजिन डालना है तो 324 ग्राम्स होगा 108 के कंपेयर में। Two. मशीन को हम बंद करके टायर पे कर देंगे। मशीन को हम बंद करके टायर पे कर देंगे। अभी हम सेम मोशन जैसे मैंने आपको बताया था पहले, सर्कुलर मोशन में पहले मिक्स करेंगे। अभी ये एक मिथ है कि लोग आपको बोलेंगे कि आपको इसको 5 मिनट तक या 10 मिनट तक मिक्स करना है। अदर ब्रांड्स आपको बोलेंगे कि 10 मिनट तक मिक्स करना है। यूजुअली आपको तब तक मिक्स करना है जब तक आपका रेजिन क्लियर नहीं हो जाता, चाहे वो 30 सेकेंड्स में हो जाए या 1 मिनट में हो जाए। यूजुअली मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप कौन सा भी फेनक्राफ्ट का रेजिन यूज़ करते हो तो आपको सिर्फ 1 मिनट तक मिक्स करना है। जैसे अभी मैं साइड्स में स्क्रैप कर रहा हूँ, ताकि जो मेरा अनमिक्स्ड रेजिन है ऑन द साइड्स वो प्रॉपरली मिक्स हो जाए। फ्रंट एंड बैक मोशन में भी एक बार करेंगे, जैसे मैंने बताया था वैसे इन्फिनिटी के एक सिंबल के जैसा भी हम क्रिएट करेंगे। जैसे कुछ लाइंस नहीं दिख रही हैं और प्रॉपर क्लियर हो चुका है, तो रेजिन तो मिक्स हो चुका है। सेम वे में पोर करेंगे, एक एज पे रख के ये हमारा लास्ट थोड़ा सा जो बचा है, तब तक ये फिल करना जब तक वो रोज का जो पेटल है वो कंप्लीटली सबमर्ज ना हो। थोड़ा सा रेजिन मेरा बच गया है, मेरे जस्ट बिकॉज मेरे पास बचा है, मैं इसको पोर नहीं करूंगा बिकॉज इतना थिकनेस इज इनफ। तो अभी पोरिंग हो चुका है, बबल्स को थोड़ा सा एमिट होने देंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, थोड़ा सा एमिट हो जाएगा, उसके बाद हम इसको ब्लो टॉर्च से जो सरफेस पे बबल्स हैं वो सारे एलिमिनेट कर देंगे। आप देखेंगे कि कास्टिंग तो काफ़ी क्लियर लग रहा है। जो छोटे मोटे बबल्स थे वो फिल आउट हो रहे हैं, जो हम लोग ने प्रीवियस स्टेज में जब हमने उसको पॉप किया था।
तो यूजुअली बबल्स को पूरा बाहर निकलने में 10 से 15 मिनट लगता है। तो उतना टाइम अगर आप ग्लास में रखोगे तो वो बबल्स एमिट हो जाएंगे, या तो आप मोल्ड में पोर कर दोगे तो एमिट हो जाएगा, तो पूरा पोरिंग बाहर आ जाएगा। जितने भी बबल्स हैं छोटे मोटे माइन्यूट, वो धीरे धीरे रिएक्शन के थ्रू बाहर आ जाएंगे। अभी जैसे आप इतना थिक लेयर अगर पोर कर रहे हो तो आपको टेम्परेचर 18 to 19 डिग्रीज या 22 डिग्रीज तक रखना है, तब जाके वो प्रॉपरली पोर होगा वो। ऑलराइट गाइस, जैसे मैंने आपको बताया 10 मिनट का वेट करने के बाद जैसे ही आपके सरफेस के ऊपर आपको बबल्स दिखते हैं, जैसा अभी एक बड़ा वाला बबल है, छोटे मोटे आपको दिख रहे हैं, तो ये बड़ा वाला ब्लो टॉर्च है। इसको ये ब्रास का आगे का इसका स्पिंडल जो आता है, आपको इसको हल्का से ही स्टार्ट करना है। अभी ज़्यादा आप फोर्स करोगे तो प्रॉबेबली कैसा है, ये अगर आप घर पे कर रहे हो तो किसी के प्रेजेंस में करो कि कोई आपके साथ हो, या तो फिर आप एक प्रॉपर प्रोफेशनली कर रहे हो तो ट्राई करो कि इसको ज़्यादा फ्लेम आप ये ना कर दो, पुश ना कर दो, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा। और इसमें आपको और एक कैसा है कि जब आप ये यूज़ कर रहे हो तो आपको एंगल यही एंगल में रखना है। अगर आप उसको ज़्यादा उल्टा करोगे तो जितना भी गैस है वो ज़्यादा कंबशन के साथ बाहर आएगा, तो हो सकता है कि फायर का वो, मैं इसमें कैसे आपको बताऊं कि जैसे कोई चीज़ को आग लगती है तो कैसा एक मोशन में बहुत सारा फायर एक साथ गैस जैसे लीक होता है, तो वो मूवमेंट आपको हो सकता है। तो उसके लिए आप थोड़ा सा ही इसको लीवर को ये करें और लाइटर से इसको हल्का सा जलाएं एकदम। अभी आपको विजिबल भी नहीं रहेगा बिकॉज तो बहुत कम फ्लेम पे है, विजिबल नहीं होगा, बट आपको इतना सा फ्लेम आपको इनफ हो जाता है बबल्स पॉप करने के लिए। तो आपको इसमें भी कैसा करना है, एक जगह पे हवर नहीं करना है, आपको मूवमेंट में बस आपको लगता है कहीं और रहेगा बबल्स, एक आध दो जगह पे आपको देख के इतना करना और आपको इसको बंद करके। अभी ये कैसा, ये बहुत हीटेड होता है, तो अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है या कुछ है तो इसको अलग से आप साइड में रख दो या कोई अपर सरफेस पे रख दो ताकि कोई उसको हाथ ना लगाए। ऑलराइट, तो ये हमारा पोर हो चुका है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डीमोल्ड करेंगे, एजेस को फिनिशिंग करेंगे और टॉप कोट करेंगे। सो अब तक का प्रोसेस एकदम क्लियर है और हम वेट करेंगे इसको 24 आवर्स प्रॉपरली क्योर होने के लिए, एंड देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। जैसे आपने प्रीवियस वीडियो में देखा कि हमने इसका जो टॉप जो पोर करना था वो पूरा हम लोगों ने कंप्लीट कर चुके थे। अभी आपको जैसे इसमें दिखेगा ये जो बबल्स आए, अभी ये बबल्स क्यों आए, जब हमने पॉप कर दिया था बबल्स क्यों आए। अगर मैं चाहता तो इसको एसी के नीचे रख के प्रॉपर कास्टिंग आपको दिखा चुका होता था, बट मैंने क्या किया, मैंने इसको नॉर्मल कंडीशन पे ही रखा है जो वेदर है। इससे कैसा होता है ना कि अगर आपके पास प्रॉपर एसी नहीं है या प्रॉपर टेम्परेचर नहीं है तो उसके बाद क्या होता है, मैं आपको गुड के सिनेरियो तो बहुत इजीली बता सकता हूँ, बट एक वर्स्ट के सिनेरियो में आपको बता नहीं सकता। और अगर आप ट्राई करोगे तो आप फिर क्वेश्चन करोगे ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो इसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। जैसे आप देखोगे जो बबल्स आए ना, ये हीट ज्यादा होने के कारण है, बिकॉज हम लोग ने जो पोर किया था उसको एक टेम्परेचर लगता है 18 to 19 डिग्री सेल्सियस। अगर हम वो ना रखें, हम नॉर्मली रखते हैं, तो ये ऐसा सिनेरियो हो सकता है। तो ये कैसा है ना, ठंडी के और बारिश के मौसम में नहीं होता है, पर मोस्टली जैसे अभी समर्स चल रहा है तो समर्स के मौसम में होता है। तो इसको भी कैसे आपको रेक्टिफाई करना है और कैसे इसको अच्छे से वापस हम कुछ कर सकें वो मैं आपको बताऊंगा। तो अभी कैसा हमें जो डिमोल्ड करना है वो नॉर्मली करना है। अभी आप जैसे देख सकते हो इसमें आपको बबल्स दिखेंगे, यहाँ पे बहुत सारे ऊपर आ गए। अगर हम इसको टॉप कोट करेंगे तो निकल भी जाएंगे। तो इसमें कैसा है, हमें डिमोल्डिंग करने के लिए आपको पहले सारे जो एजेस हैं उसका एक बार अच्छे से ये निकाल लेना है। फिर कैसे करना है, एक साइड लेना है और उसको रोल करना है। ये रोल कर दिया, फिर ऐसा पील करके तो पीस आपको निकाल देना। अब आप देखोगे बैक फिनिश ट्रांसपेरेंसी जैसा आप देखना है आपको एकदम प्रॉपर आया है, इवन साइड्स वगैरह प्रॉपर है। जो भी फिनिशिंग बाकी है वो है टॉप और एजेस का। अभी जैसे आप देखोगे ना, एजेस पे एक धार आ गई है, वो इतनी शार्प है कि अगर आप जोर से हाथ घिसोगे ना तो आपका हाथ कट जाएगा। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, डीबरिंग टूल। डीबरिंग टूल क्या करता है, इसका जो यहाँ पे ना ब्लेड लगी हुई है जो शार्प है, इससे आपको एज पे रखना है, कट करना है। आपको एज पे रख के
कट करना। तो इससे क्या होगा, आपका जितना भी शार्प एजेस हैं वो निकल जाएंगे, ताकि आपको टॉप कोट में अगर आपको कर्वेचर देना है और आपको चाहिए कि मेरे राउंड दिखे एजेस, तो वो आप कर सकते हो। ये चीज लोग कटर से भी ट्राई करते हैं, बट कटर में कैसे लिमिट नहीं होता, इसका जो कर्वेचर दिया है, जो कर्व है ना, वो उतना ही कर्व में कट करेगा, उससे ज्यादा कट नहीं करेगा। बट वही चीज अगर आप कटर से करते हो तो कटर में अगर प्रेशर ज्यादा लग गया तो ज्यादा कट जाएगा, तो वो आपको ध्यान में रखना। तो जैसे कि हमने डीबरिंग टूल से इसके जो एजेस हैं वो अच्छे से स्मूथ कर दिए, ताकि अभी अगर आप हाथ घुमाओगे तो आपको लगेगा नहीं। अभी इसको और अच्छे से फिनिशिंग देने के लिए, जैसे अभी बबल्स को अगर जैसे थोड़े से बाहर आ चुके हैं, तो उसको फिनिशिंग देने के लिए हम क्या करेंगे, 120 ग्रेड का सैंड पेपर लेंगे। अभी ये जो सैंड पेपर है ये मशीन में यूज होता है, अगर आपके पास स्क्वायर या रेक्टेंगल वाला है वो भी चलेगा। आपको इसको सिर्फ ऐसे रख के जो भी अनफिनिश्ड पीसेस हैं, मतलब जैसे एजेस हो गया, उसको अच्छे से सैंडिंग कर सकते हो, ताकि उससे एक स्मूथ एंड इवन फिनिशिंग है। जैसे अगर आपका एक बार 120 से पूरा घिस के हो जाता है, उसके बाद आपको यूज करना है 320। उससे आप क्या करेंगे, उसको आप फोल्ड कर लीजिए ऐसे। ये जो आपका गोल या कोई भी सैंड पेपर अगर हेक्सागन है या आपका ट्रायंगल है या स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, तो आपको सिर्फ उसको ऐसे हाफ में फोल्ड करना, ताकि आप 2 फिंगर्स उसको ऐसे पकड़ सकें और आपको उसके ऊपर से तो इससे क्या होगा, जब आप सेकेंड टॉप कोट करोगे तो उसको बॉन्ड होने के लिए जब स्क्रैचेस जाएगा, जब अनइवन सरफेस आएगा, एक हम स्मूथ सरफेस रहेगा ना, तो यूजुअली टॉप कोट लगते नहीं है। बट अगर आपका स्क्रैच वाला सरफेस है, थोड़ा सा अनइवन है, तो उस पर टॉप कोट प्रॉपरली बॉन्ड होगा। तो आपको एक ही डायरेक्शन में पूरा का पूरा जो आर्ट पीस है उसको सैंडिंग कर देना है। जैसे कि आपने देखा, हमने इसको अच्छे से सैंड किया, काफी टाइम लगता है, मतलब आपको पेशेंटली एक साइड प्रॉपर्ली करके, तो उसको हम लोग ने अच्छे से सैंड कर दिया है और सबको क्लीन कर देना एक बार, क्योंकि सैंडिंग की व्हाइट डस्ट पार्टिकल्स निकल जाए। क्लीन करने के बाद उसको ड्राई करने को रख देना है, मतलब इसमें डस्ट को साफ निकलेगा। बैक साइड से हमने उसको वैसा का वैसा ही रखना है, सिर्फ फ्रंट एंड एजेस जो है उसको हम लोग सैंड करने के बाद हमारा जो रेजिन है वो अपने साइड में भी जाएगा, उसको बॉन्डिंग मिलने के लिए हम लोग उसको बदला। तो 320 से हमने 320 से हमने इसको फाइनल सैंडिंग कर दिया है। अभी हम क्या करेंगे, जैसे अगर हम टॉप कोट करेंगे, टॉप कोट करने के बाद पीछे भी ड्रिप्स आएंगे, ड्रिप्स को कवर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे लेटेक्स। लेटेक्स क्या होता है, ये एक लिक्विड रबर जैसा सब्सटेंस है, ऑफ वाइट या व्हाइट कलर में आता है। इसको आपको सिर्फ जो एजेस हैं उसको कोट कर देना और हाथ से आपको थोड़ा थोड़ा उसको कवर कर देना, ताकि जब ये सूख जाए और जब ड्रिप्स आ जाए तो आपको सैंडिंग ना करना पड़े, पील ऑफ मास्क के जैसा जैसा फील करोगे निकल जाए। सिंपल है, हल्का सा आपको जैसे हम रेजिन कोट करते हैं जैसे आपको कोट करते हैं। और ये बहुत जल्दी सूखता है हवा से, तो आप ट्राई करेंगे इसकी, अगर आपका बॉटल है या कैन है उसको आप पूरा बंद करके वापस। और ये भी काम आपको इमीडिएटली करना पड़ेगा, वरना वो लेयरिंग सूख है। हाथ से आपको क्या करना है, एजेस तक सूख के लेके जाना है, ताकि सारे जो एजेस है, ताकि सारे जो एजेस है वो कवर हो।
और खराब होती है। मतलब अगर आपको ट्राई करना है, एक बार ट्राई करना, आई कंफर्म दैट आप बेहोश हो जाओगे, इतनी खराब स्मेल। तो अगर आपको कोई दोस्त आते बोलते हैं कैसे बनता है, हाउ तो करते हैं, नेक्स्ट टाइम से हाउ तो करना है। बीच में है तो मेन है कि आपके एजेस में कमी लग जाए। अगर आपका समझो साइड में, अभी जैसे ये आपने देखा मेरे हाथ में मटन लग गया, तो जैसे मैं रब करूंगा ये ड्राई हो जाएगा। अब ये जैसे हमारा सब्सटेंस होते हैं, फेविकॉल हम जैसे बचपन में किया करते थे, हाथ का इम्प्रिंट लेने के लिए हम फेविकॉल लगा देते थे, उसको सुखाते थे और उसको निकालते थे एज अ स्किन। वो एक टाइप का आप समझ सकते हो कि मेमोरी हो गया। तो इस वजह से अगर मैं इसको एक्स में रख दिया तो ये मेरे हाथ का इम्प्रिंट ले लेगा। बट अगर मुझे इसको साफ करना है तो आप टॉप से कीजिए, ये हाथ में एक बार अगर आप रब कर दोगे ऐसे, हाथ पे ड्राई होकर तुरंत निकल जाएगा। फिर हाथ को आपको वॉश कर देना है, तो उसका स्मेल है तो आते रहेगा। जो चीजें ऐसी लोग बनाते हैं, आदमी कैसे झेले आपको पता। अभी हम इसको थोड़ा सूखने देंगे, सूखने के बाद इसको उल्टा करके सेकेंड आपका जो मोल्ड है उसको आपको वॉश करके अच्छे से सोप में वॉश करके आपको रख देना है, ताकि आप सेकेंड टाइम यूज कर सकें। अभी जो नेक्स्ट हम करने वाले वो टॉप कोट है। टॉप कोट के लिए कैसा है, इस पीस को हम साइड में रख देंगे और कैसा है ना, जब भी आप टॉप कोट करते हो तो आपका जो सरफेस है वो लेवल होना चाहिए और आपका जो टेबल है या जिसकी ऊपर आप कर रहे हो उसके ऊपर आप एक प्लास्टिक की शीट डाल दो, ताकि जो भी रेजिन गिरे उसके ऊपर गिरे और जो वुडन है या मार्बल टेबल उसके ऊपर मैच तो रेजिन प्लास्टिक के ऊपर से इजीली पील ऑफ कर सूखने के बाद। तो क्या करेंगे, हम एक प्लास्टिक की शीट लेंगे और उसको आप चाहे तो अपने टेबल के साथ टेप भी कर सकते हो। जैसे हमने प्लास्टिक में बिछा दिया है तो 4 कॉर्नर्स में हमने वेट रख दिया ताकि वो ज़्यादा पूरे ना फैन वगैरह में लगाया गया। जो आपको नीचे सपोर्ट की लगने वाली चीजें इसको कहते हैं पिरामिड। तो पिरामिड क्या करता है, आपका जो भी आर्टवर्क है उसको सरफेस करके उसको प्रॉपरली एक हाइट पे रखता है, ताकि आपका जो आर्टवर्क है वो अगर आप प्रॉपर करते हो तो वो नीचे चिपके ना प्लास्टिक से। अगर आप डायरेक्टली इसको कर दोगे तो प्लास्टिक के साथ चिपक जाएगा और एक अनइवन टेक्सचर आ जाएगा साइड्स में और नीचे के बॉटम में। उसके लिए पिरामिड स्टैंड है, ये भी रीयूजेबल है। इसके ऊपर अगर आपका रेजिन लग जाए तो इजीली पील ऑफ कर सकते हो। तो ये भी हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। सारी चीजें जो इसको मैं बता रहा हूँ, हमारी जितना रेजिन है, लेटेक्स है, मोल्ड्स है, आपको जो भी चाहिए सारा का सारा जो इसमें पता होगा सारा हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। आपको ये पूरे कोर्स के लास्ट में सारा आपको लिस्ट दिया जाएगा जिसमें आप ऑर्डर कर सकते हो। तो अभी हम इस टाइम कैसे रखेंगे कि हमारा जैसा ये फ्लो उसका कम हो गया, यानी ये फ्लो नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा करेंगे, इस टाइम के ऊपर हम रख देंगे। बस जैसे हमने ये रख दिया, अभी हम क्या करेंगे, हमको एक कंटेनर लेना है। जैसे हम लोग कलर वाला ये जो कंटेनर है, अभी हमारा इनफाइनाइट है तो अंदर सूख चुका है, तो रियूजेबल के लिए अगर अंदर कुछ बचा ही नहीं था तो हम लोग कैसे उसको निकालने का जरूरत नहीं है। पूरा ग्लास है जो हमारा कंटेनर है वो क्लीन है। जैसे हमें अगर इसको टॉप कोट करना ना तो हमको रेजिन नोवा लगेगा, हम छोटा वाला यूज करेंगे। उससे पहले हमें ग्लव्स पहन लेने। रेजिन नोवा भी 2:1 रेशियो है, लेकिन हाई विस्कोसिटी, यानी ये आपको शहद मालूम होगा, शहद जितना गाढ़ा है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो वर्टिकल सरफेस पे जाना है साइड्स में वो इजीली फ्लो मिलता है, वो वहां पे रेजिन चिपकता है। अगर आप पतले जैसे इनफाइनाइट से अगर मैं टॉप कोट करूँ, मुझे साइड में करना तो इनफाइनाइट पूरा बैठ जाएगा। और इसका एक खूबी कैसी है कि अगर आपको टॉप कोट करना है तो टॉप कोट यूज कर सकते हैं, बट ओनली फॉर टॉप कोट्स। क्लियर वो कलर हो आप दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, बट इसमें एक है कि बबल जनरेशन ज्यादा होगा, तो आपको ध्यान रख के इसकी बबल्स को एलिमिनेट करना है विद लो कॉस्ट। एंड सेकंड इसकी ये बहुत जल्दी सूख जाता है, इसको आपको वर्किंग टाइम मिलेगा 10 से 15 मिनट। अगर आप आर्ट वर्क आप मिक्स करो डायरेक्टली पोर कर दो, इतना ही आपको टाइम मिलेगा।
बट उसके बाद आपको जब वो आर्टवर्क को उठा के कहीं रखना है तो 3 से 4 घंटे में ड्राई हो जाता है। आप 5 to 6 साल में कस्टमर्स को या आपको नोवा से कोट की पीस आप दे सकते हैं। तो हम अगेन हार्डवेयर इसका पता है तो हम हार्डवेयर स्टार्ट करेंगे। मशीन को ऑन करके जो टोटल वॉल्यूम है हम उसको ले लेंगे 0। हम ले रहे हैं 30 ग्राम, 25 ग्राम ले रहे हैं हार्डवेयर, तो हमारा रेजिन हो जाएगा 2:1 के रेशियो की तरफ से 70 ग्राम। तो 70 and 35 is 105, टोटल हमारा वॉल्यूम रेडी हो जाएगा। हार्डवेयर हम ले चुके हैं, अभी हम ले रहे हैं जैसे इसको वापस स्टेयर करके 0 करेंगे और 70 ग्राम हम रेजिन कोट करेंगे। ये हो गया हमारा 70 ग्राम कोट। अभी आप बोलेंगे कि ये एकदम फ्रॉस्टेड लग रहा है और इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है जैसे ये क्लीन था। हमारा जो आर्टवर्क हमने जो पहले देखा वीडियो में वो एकदम ग्लॉसी लग रहा था और ये बिल्कुल भी एकदम फ्रॉस्टेड लग रहा है। जैसे हम इस पर टॉप कोट करेंगे वो सारे जितने भी आपका फ्रॉस्टेड लग रहा है, जो ब्लर लग रहा है, कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। वो मैजिक आप देखोगे आपको वीडियो में ही पता चलेगा। हम क्या करेंगे, इसको मिक्स करेंगे। मटेरियल थिक होने के कारण इसमें बबल्स थोड़ा फॉर्मेशन बहुत जल्दी हो जाता है। आपको इसको भी हार्डली 1 मिनट तक मिक्स करना है। हम इसको अभी मिक्स कर रहे हैं। मिक्स 1 मिनट तक हमने कर लिया है। सारा रेजिन का काम करते वक्त मैं अगेन रिपीट करूंगा। आपको मालूम है आप इरिटेट हो गए, हर वीडियो में बोलते हैं मास्क पहनना है, मास्क पहनना है, बट मैं इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि वो इम्पोर्टेंट है और उससे आपकी सेफ्टी के लिए। जैसे लोग जैसे ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं आपको हेलमेट पहनना है, नहीं पहनोगे तो भी आपकी सेफ्टी के लिए और पहनोगे तो भी आपकी सेफ्टी के लिए। तो अगर आप नहीं पहनते तो आपको मालूम है अंदर क्या होता है, चाहे वो हेलमेट हो या मास्क हो। पूरे कोविड में हमें मास्क नहीं बचा के रखा है। तो ये असली मिक्स हो चुका है। अब हम इसको पोर करेंगे। हम इसको क्या करेंगे, सेंटर से पोर करेंगे और उसको ट्राई करेंगे पहले ऊपर ही डाल दें और फिर एजेस में डालें। अभी हम इसको मिक्स करने का हम सेंटर से पोर करेंगे। जैसे आप देखो मैं पोर करते जाऊँ वो आपको पूरा आर्टवर्क है वो पूरा क्लियर दिखना चाहिए। तो हम एजेस को थोड़ी थोड़ी जगह पे नहीं रखते हैं, उनके हाथ से उसको स्प्रे करते हैं। अब देखो जो हमारे सेंटर में जो बबल्स थे बड़े बड़े वाले सारे गायब हो चुके हैं। तो आपको एक बार जहाँ पे आपको लगता है कि बबल्स थे तो आप ऐसा अगर आप फिंगर से सिर्फ ऐसे करोगे तो रेजिन वो बबल्स के अंदर चला जाएगा, वो वॉइड्स थे। तो सारे साइड के ऊपर चेक करेंगे तो सभी को रेजिन लग चुका है, तो छूट नहीं हुई। बस जैसे आपका काम हो जाता है,
वो ग्लव्स उतार के भी प्लास्टिक पे ही रखते हैं। हम क्या करेंगे, हम उसको ब्लो ड्रायर के ऊपर जितने बबल्स हैं जो आपको माइक्रो पर दिख रहे हैं, उससे एक बार हम जब ये करेंगे तो सारा इसका ये जो टॉप कोट है वो कंप्लीट हो जाएगा और ये ग्लॉसी हो जाएगा, और प्लस जो भी बबल्स है वो पॉप हो जाएंगे, जैसे मैंने आपको कल की वीडियो में दिखाया था। तो स्टार्ट करेंगे। ये स्टार्ट हो चुका है। जैसे ही मैं इसके ऊपर हवर करूंगा सारे मेरे बबल्स जो है वो पॉप हो जाएंगे। साइड में भी आपको थोड़ा थोड़ा हवर कर लेना, अगर बबल से ऐसा कोई भी हो। जो हमारा टॉप कोट का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी हम इसको 3 to 4 आवर्स सूखने देंगे और इसके बाद इसका बैक साइड को जो मैं आपको फिनिशिंग में मैं आपको बताऊंगा, एंड इसके बाद के जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि हमने इसको टॉप कोट किया था, पीछे लेटेक्स लगाया था, और अब ये 4 to 5 आवर्स के बाद कंप्लीटली रेडी हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी जो लास्ट और फाइनल पार्ट बाकी है वो कि इसके जो बैक में लेटेक्स लगाने के बाद जो ड्रिप्स आए हैं हमें उसको निकालना है और उसके एजेस को सिर्फ थोड़ा सा फिनिश करना है। वो करने के बाद आपका ये जो प्रोडक्ट है वो कम्प्लीटली रेडी हो चुका है। आप कहीं पे भी शेल्फ में या किसी को गिफ्ट करना है गिफ्ट कर सकते हो, अपने क्लाइंट को भेज सकते हो, और अगर आपको चाहिए तो आप शेल्फ में रख सकते हो या वॉल पे लगा सकते हो। सो इसको स्लाइटली, जैसे हम देखेंगे कि हमने बीच में जगह रखा था, वहाँ से लेटेक्स जो है आपको सिर्फ हल्के से पुल करेंगे तो लेटेक्स जो ड्रिप्स हैं उनको निकालते जाएगा। ये जो हमारा है बैक साइड, हमें सिर्फ ये पुल किया हुआ है इसको निकाल देना। कोई सैंडिंग की जरूरत ही नहीं है, कुछ करने का जरूरत नहीं है। जैसे हमने अभी ये किया, चाहिए तो आप हल्का सा एक कटर घुमा सकते हो। वो भी तभी घुमाना है अगर आपको लगे कि थोड़ा सा शार्प है। ध्यान रखना है कहीं आपको लग ना जाए, स्लोली कीजिए। मैं बहुत बार कर चुका हूं तो मुझे आइडिया है और मुझे आता है कि इसको फास्टली मूव कैसे करना है। जो ये हमारा पीस है कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट और ये रेडी हो चुका है। आप इसको डिलीवर कर सकते हो। इसमें आप चाहिए तो नाम का जो लोग लगाते हैं मेटल स्टिकर, आप वो लगा सकते हो, एक्रेलिक का कटआउट लगा सकते हो। देन वी आर डन विद आवर फाइनल आर्टवर्क। दिखने को बहुत सुंदर है, इसके एजेस भी प्रॉपरली मोल्डेड हैं, स्मूथ है, ग्लॉसी है। अगर आपको लाइट में इफेक्ट दिख रहा होगा, ये बहुत ही ज़्यादा ग्लॉसी है। और जैसे गाइस अभी हम आर्टवर्क को थोड़ा सा साइड में रख देते हैं। ये जो हमारा बेस था, इसके ऊपर से आप बोलोगे कि अब ये रेसिन हटाना कैसे, मैं रीयूज कैसे करूं जो मेरा प्लास्टिक का बेस है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ जैसे ये अभी देखो पील ऑफ बहुत नॉर्मली पील ऑफ हो जाता है।
जैसे ही आप पील ऑफ करोगे ये पूरा इजीली निकल जाता है इसके ऊपर से। ये लेटेक्स लगा हुआ ये भी निकल जाएगा। सारे जो आप ये प्लास्टिक रीयूज कर सकते हो, आपका टेबल की वैसा का वैसा ही है। अभी आपके जो स्टैंड है आप पूछोगे कि उसको रीयूज कैसे, उसके ऊपर तो रेजिन लगे। जैसे मैं एक ये कर रहा हूँ, क्रैक कर रहा हूँ, उसको निकाल के थोड़ा सा बेंड कर लो और जो रेजिन का पार्ट्स है वो आप निकाल लो। देखो ये फिर से जो स्टैंड है ये नए के नए जैसा हो गया। जो इसके ऊपर के पार्ट्स थे वो निकल के बाहर आ गए। ऐसा आप हर एक के साथ कर सकते हो और इन सबको आप रीयूज कर सकते हो। मेक श्योर ये थोड़े से एजेस जो होते हैं इसके शार्प होते हैं, तो आप अच्छे से कहीं कीजिए, या तो फिर आप एक ग्लव पहन लीजिए। हाय गाइस, सो दिस इज अ रिकैप ऑफ द होल कोर्स कि हमने कोर्स में क्या किया, क्या सीखा। तो पहले हम लोग ने फ्लावर्स लिए, फ्लावर्स को प्रॉपरली कट किया, उसको सिलिका जेल में ड्राई किया। ड्राई करने के बाद 3 से 4 दिन उसको रखा। ड्राई होने के बाद उसको हम लोग ने स्प्रे से उसको कोटिंग किया। एक हमने यूज़ किया बॉस्टनी का स्प्रे जो कि एक्रिलिक स्प्रे जैसा होता है। सेकेंड हमने यूज़ किया हेयर स्प्रे। तो 2 चीज़ें हमने यूज़ की। स्प्रे होने के बाद उसको सूखने दिया। हम लोग ने फ्लावर्स लिए, एक मोल्ड में उसको अरेंज किए। अरेंज करने के बाद हम लोग ने उसको फर्स्ट लेयर एंड सेकेंड लेयर पोर किया। वो पोरिंग होने के बाद फिनिशिंग करते वक्त हमने जो एजेस हैं उसको सैंडिंग पेपर से प्रॉपरली कर्वेचर दिया एंड देन हमने रेजिन नोवा से टॉप कोट किया। तो रेजिन नोवा जो है वो 2:1 रेशियो है, हाई विस्कोसिटी है और फास्ट क्योर है। बहुत ही फास्ट आपको काम करना पड़ेगा तब जाके आपका आर्टवर्क 3 से 4 घंटे में सूख के रेडी होगा। और जो कास्टिंग है उसके लिए हम लोग ने यूज़ किया 3:1 रेजिन इनफाइनाइट जो कि कास्टिंग रेजिन है और आपको हमेशा उसको कास्टिंग के लिए यूज़ करना है, कोटिंग के लिए यूज़ नहीं करना है। आप 10 to 12 mm का कास्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हो और अप टू 1 इंच इन वन गो आप कास्ट कर सकते हो। सो येस दिस एंड ये है हमारा फाइनल आउटकम जो है। ऑलराइट गाइस, तो आपको ये सेम चीज़ आपको बनानी है। बनाने के बाद आपको कोई इश्यूज आते हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो या ईमेल कर सकते हो। आप जो भी डिटेल्स है आपको सारी यहाँ पे दिखाई गई है स्क्रीन के ऊपर। ये आर्टवर्क आपको स्टेप बाय स्टेप बनाना है, आपको हमें टैग करना है। आप पोस्ट कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, स्टोरीज पोस्ट कर सकते हो, रील्स बना सकते हो। हमें टैग कीजिए और हमें बताइए कि ये आप जो हमने हमारा कोर्स ली आप जो हमने हमारा कोर्स ली ना 1 2 3 स्टार, ये जो आपने हमारा जो कोर्स लिया है इससे आपको कितना हेल्प हुआ, इसमें ऐसे कौन से ट्रिक्स थे जो आपको नहीं मालूम थे, और आई वुड लव टू नो कि इससे आपको बेनिफिट हुआ है कि नहीं। सो ऐसे मेरे बहुत सारे कोर्सेज हैं, अगर आप ऐसे आर्टवर्क सीखना चाहते हो। ये तो एक फ्लावर प्रिजर्वेशन था, इसमें हमारा वर्माला कोर्सेज है, ज्वेलरी कोर्सेज हैं, मार्बल कोटिंग के कोर्सेज हैं, बीच के कोर्सेज हैं। तो ये आप ले सकते हो, ये इन डेप्थ नॉलेज के साथ बताया हुआ है मैंने। एंड आर्टवर्क देख के आपको पता चल ही गया होगा, अगर आपने भी सेम आर्टवर्क बनाया है और आपके उसके आउटकम से आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप का नॉलेज हम देते हैं। सो yes, thank you for watching, thank you for joining us, and best of luck for your artworks, best of luck for your future journey. Fencraft wishes you well. Thank you.